अब ये पूरी तरह से एक नाटक है। समीक्षा बैठक से उन्हें क्या हासिल होगा? उन्हें स्वयं के लिए आत्ममंथन करना चाहिए। हार के कारणों की वजह ढूंढने के बजाय उन्हें चिराग पासवान जैसे नेताओं के प्रति आभारी होना चाहिए। कार्यकर्ताओं पर ठीकरा फोड़ने के बजाय अपने अंदर एक बड़े बदलाव को उन्हें स्वीकार करना हो। ये जनादेश का अपमान है। ऐसे बयानों से वो जनता के बीच अपनी साख खो रहे हैं। जब जीतेंगे तो सब कुछ ठीक है और हारेंगे तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी कर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने दबाव बना दिया। ये सब जो हथकंडे हैं उसको जनता पहचानती है। दल के इतिहास में 118 सामूहिक नरसंहार दर्ज हो, जातीय हिंसा जिस दौर में पूरी दुनिया में खबर बनती रही हो, जिस दौर में बंदूकें निकाल कर चलने की परिपाटी रही हो, जिसे स्टेटस सिंबल समझा जाता हो, फिरौती के मामले सत्ता के शीर्ष पर निपटाए जाते हो, उनका कानून व्यवस्था को लेकर के इस तरह का बयान हैरत अंगेज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव बीते कुछ दिनों से बिहार के राजनीति से आउट थे, पर आज एक अहम बैठक कर रहे हैं। लालू यादव से इससे पूर्व में मुलाकात हुई और पटना पहुंचकर राजद कार्यालय में समीक्षा बैठक की जा रही है। और बैठक जो है बिहार विधानसभा चुनाव में जो राजद के उम्मीदवार हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर तेजस्वी यादव करेंगे। पर उससे पहले जो राजद कार्यालय विधायक पहुंचे हैं वो सीधा का सीधा निशाना साध रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए पर। आइए हम बात करते हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव रंजन प्रसाद जी। सर, विधायक तमाम जो है राजद कार्यालय पहुंच रहे हैं, तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लालू यादव से मुलाकात की और आज एक समीक्षा बैठक, किस रूप में इस समीक्षा बैठक को देख रहे हैं? अब ये पूरी तरह से एक नाटक है। समीक्षा बैठक से उन्हें क्या हासिल होगा? उन्हें स्वयं के लिए आत्ममंथन करना चाहिए। जनता के बीच होते नहीं हैं, लोगों के बीच अगर आप नहीं हैं तो उनके दुख दर्द से आप खुद को कैसे जोड़ेंगे? तुक्के से उन्हें कुछ सीटें उम्मीद से ज़्यादा मिली हैं, इसलिए अपने हार के कारणों की वजह ढूंढने के बजाय उन्हें चिराग पासवान जैसे नेताओं के प्रति आभारी होना चाहिए। और अगर बिहार की सियासत में खुद को कायम रखना है और लालू जी की परछाई से अलग बाहर निकल कर वो दावा करते हैं कि वो काम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए रास्ता बहुत आसान नहीं है। खुद को साबित करने के लिए, जन समस्याओं से जूझने के लिए उनको तैयार होना होगा। अब तक जो उनका काम करने का तरीका है, चाहे वो विधानमंडल के सत्र रहे हो, बाढ़ का समय रहा हो, कोरोना काल, उसके पहले इंसेफ्लाइटिस, इन सभी अवसरों पर वो मौके पर गायब रहे हैं। तो इसीलिए इसके लिए कार्यकर्ताओं पर ठीकरा फोड़ने के बजाय अपने अंदर एक बड़े बदलाव को उन्हें स्वीकार करना हो। राजद विधायकों का ये कहना कि एनडीए जो है वो चोर दरवाजे से विधानसभा पहुंची है और कहीं ना कहीं तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। इसी को लेकर हम समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं कि आगे क्या निर्णायक कदम उठाने। हारने वाली पार्टी से आप उम्मीद क्या करते हैं? ये जनादेश का अपमान है। ऐसे बयानों से वो जनता के बीच अपनी साख खो रहे हैं। अगर ईवीएम के बटन से किसी पार्टी की पराजय हुई है तो उसे जनता का संदेश समझ करके उन्हें आगे के लिए तैयारी करनी चाहिए। और ये जो हथकंडे हैं, जब जीतेंगे तो सब कुछ ठीक है और हारेंगे तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी कर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने दबाव बना दिया, ये सब जो हथकंडे हैं उसको जनता पहचानती है। बिहार में कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं बीते कुछ दिनों से बढ़ी है, उसको लेकर अब राजद के विधायक जो हैं वो निशाना साध रहे हैं एनडीए पर और ये कह रहे हैं कि एनडीए के नेता जो हैं वो संरक्षण देते हैं अपराधियों को, जिसके कारण ही आपराधिक घटनाएं जो हैं वो पनप रही हैं। देखिए, जिस दल के इतिहास में 118 सामूहिक नरसंहार दर्ज हो, जातीय हिंसा जिस दौर में पूरी दुनिया में खबर बनती रही हो, जिस दौर में बंदूकें निकाल कर चलने की परिपाटी रही हो, जिसे स्टेटस सिंबल समझा जाता हो, फिरौती के मामले सत्ता के शीर्ष पर निपटाए जाते हो, उनका कानून व्यवस्था को लेकर के इस तरह का बयान हैरत अंगेज है। नीतीश कुमार जी की यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर है, थी और आगे भी रहेगी। जो बिहार के आंकड़े हैं देश के ज़्यादातर राज्यों से आज भी बेहतर हैं और एनसीआरबी की जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की जो तालिका है, प्रति लाख व्यक्तियों पर जो संज्ञेय अपराध का जो तालिका है उसमें हम 23वें नंबर पर हैं और ये बिहार के बेहतर कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा संकेतक है।
एक आखिरी सवाल, बीजेपी जेडीयू गठबंधन में है, ऐसे में कृषि मंत्री जो हैं ये बयान देते हैं कि दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, वो बल्कि किसान नहीं दलाल हैं, इसे आप किस रूप में ले रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि किसान संगठनों को भी कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष के उकसावे से बचना चाहिए। और जब परंपरागत रास्तों से कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ ऐसा सकारात्मक हुआ होता कि लोगों को आत्महत्याएं नहीं करनी होती, लोग कर्ज के बोझ से नहीं दबे होते, तो शायद नए कानून का विरोध करने का औचित्य था। लेकिन बदलाव के बगैर कृषि के क्षेत्र में जो निराशा का वातावरण है उसको अगर खत्म नहीं किया जा सकता है तो मुझे लगता है एक प्रयास को समर्थन मिलना चाहिए था। और फार्म बिल में जो प्रावधान है, समय समय पर आज विरोध करने वाले तमाम राजनीतिक दल ने उसकी हिमायत की है। चाहे वो पंजाब में पेप्सिको के साथ पंजाब सरकार का 1988 का इकरारनामा हो, जिसमें सीधे किसानों से कॉरपोरेट घराने को इजाज़त थी और आज भी है कि वो उनके उत्पाद खरीद रहे हैं। नेस्ले हिंदुस्तान में कर रही है। और उसके बाद समय समय पर चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर 2010 में शरद पवार जी का बयान है, उस समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी का बयान है, और ऐसे तमाम नेताओं के बयान हैं जो आज विरोध कर रहे हैं। उनके पूर्व के जो बयान है उससे उसकी तुलना करिए तो ये अवसरवादिता है और किसानों को इस अवसरवादी नज़रिए को नकारना चाहिए। तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं सत्ता पक्ष पर। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब करारा मिलता दिखाई दे रहा है, मगर जब तेजस्वी यादव पत्रकारों से रूबरू होंगे तो क्या कुछ कहेंगे और कैसे निशाना साधेंगे, वो तमाम तस्वीरें हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना। अब ये पूरी तरह से एक नाटक है। समीक्षा बैठक से उन्हें क्या हासिल होगा? उन्हें स्वयं के लिए आत्ममंथन करना चाहिए। हार के कारणों की वजह ढूंढने के बजाय उन्हें चिराग पासवान जैसे नेताओं के प्रति आभारी होना चाहिए। कार्यकर्ताओं पर ठीकरा फोड़ने के बजाय अपने अंदर एक बड़े बदलाव को उन्हें स्वीकार करना हो। ये जनादेश का अपमान है। ऐसे बयानों से वो जनता के बीच अपनी साख खो रहे हैं। जब जीतेंगे तो सब कुछ ठीक है और हारेंगे तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी कर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने दबाव बना दिया। ये सब जो हथकंडे हैं उसको जनता पहचानती है। दल के इतिहास में 118 सामूहिक नरसंहार दर्ज हो, जातीय हिंसा जिस दौर में पूरी दुनिया में खबर बनती रही हो, जिस दौर में बंदूकें निकाल कर चलने की परिपाटी रही हो, जिसे स्टेटस सिंबल समझा जाता हो, फिरौती के मामले सत्ता के शीर्ष पर निपटाए जाते हो, उनका कानून व्यवस्था को लेकर के इस तरह का बयान हैरत अंगेज है।